नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्रॉपर्टी का बंटवारा, जिम्मेदारियों का नहीं। मीतू बोझिल कदमों से सीढ़ियां चढ़ती गई, एक के बाद एक 24 सीढ़ियां। मीतू के बाएं हाथ में तकिया चादर, दाहिने हाथ में पानी का गिलास। छत पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। कल तक यह छत नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। इस भीषण गर्मी में सभी छत पर ही सोना चाहते थे। मुई गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी, पंखा झलती मोटी ताई गर्मी को कोसती। इस साल का तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई बोल उठता। घर का पूरा काम समेट कर ही मीतू छत पर आ पाती थी। यहाँ भी पैर सीधा करने भर स्थान मुश्किल से मिल पाता। कहने को तो सभी उसके सगे संबंधी थे, किंतु मीतू की चिंता किसी को नहीं थी। वह घर की अघोषित मालकिन बना दी गई थी। माँ के पश्चात उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी को अपने आप में समेटे हुए 19 वर्षीय किशोरी। सभी रिश्तेदार चले गए, रह गए मीतू के तीनों बड़े भाई भाभियाँ, तीनों बड़ी बहनें अपने पति और बच्चों के साथ। अब प्रारंभ हुआ घर में नंगा नाच, बंटवारे और स्वार्थ का। मीतू का मन गहरे विषाद से भर गया, मोह का स्वाद कसैला हो गया। वह तकिए पर सिर रख एक टक आसमान में कुछ ढूंढने लगी। माँ कहती थी मृत्यु के बाद व्यक्ति तारा बन जाता है, लोग मरते ही क्यों हैं? भोली मीतू पूछ बैठती। माँ उसे बहलाने के लिए कोई नई बात छेड़ देती। तो क्या उसकी प्यारी माँ तारा बन गई? कौन सा तारा बनी होंगी माँ? वह खूब चमकने वाली तारा, या आजीवन तमाम कष्टों को झेलने वाली मेरी माँ टिमटिमाती तारा बनकर रह गई होंगी? कमज़ोर बीमार, अपने द्वारा किए गए अनगिनत जख्मों को झेलती हुई माँ आखिर कौन सी तारा बनी होंगी? मीतू का भावुक मन तर्क वितर्क करने लगा अपने आप से। वो तारा होगी माँ। तभी दूसरे तारे पर नजर पड़ते मीतू का चंचल भाव विह्वल हृदय उधर ही झुक जाता। नहीं नहीं, वह चमकीला तारा है मेरी माँ, माँ के सदृश ही ज्योतिर्मय प्रकाशमान। मीतू अपनी माँ की स्नेहिल प्यार की पवित्र यादों में खो गई, भूल गई अपनी सारी दुख व्यथा। माँ, मेरी प्यारी माँ, देख रही हो ना, आज तुम्हारी दुलारी बेटी तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक उसी समय नीचे से जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। क्या करें इन झगड़ों का? अभी तो माँ की 13वीं हुए 3 दिन भी नहीं बीते, किंतु उसी बीच उनके तीनों बेटे और तीनों बेटियां घर का 3-13 करने में लग गए। स्वार्थी तो सारा संसार है, मगर अपने ही कोख से जन्मे बच्चे, जिन्हें माँ बाप अपने हाड़ मांस से सृजित करते हैं, जो माँ अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर स्तनपान कराती है, उसका ऐसा अपमान। मीतू छटपटा गई। आंगन में झांक कर देखा, अम्मा का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मा की बड़ी पेटी खुली पड़ी थी। तख्त पर अम्मा के विवाह का लाल जोड़ा पड़ा हुआ था। उस जोड़े की हिफाजत माँ अपने जान से भी ज्यादा करती थी। जब भी माँ बड़ी पेटी की सफाई करती, जीर्ण शीर्ण पड़े हुए अपने लाल जोड़े को बड़े जतन से संभाल कर रख देती। पुरानी यादों से उनकी आंखें चमक उठती और वे दुल्हन की तरह शर्मा जाती। मीतू को माँ का यह रूप बहुत भाता था। वह शादी का जोड़ा जो जगह जगह से गल गया था, गोटे काले पड़ गए थे, अम्मा के लिए सबसे कीमती थे, जिसे धारण कर उन्होंने अपनी गृहस्थी की बुनियाद रखी थी। गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था, उसी जोड़े को बड़ी भाभी ने हिकारत से एक और पटक दिया। मीतू के कलेजे को ठेस पहुंची, जैसे दुल्हन बनी अम्मा को ही भाभी ने पटकनी दे दी हो। इंसान प्रत्येक क्षेत्र में विजय भले ही प्राप्त कर ले, उसे शिकस्त अपनी संतान से ही मिलती है। अब निकला जेवरों का डिब्बा। तीनों भाभियां और तीनों बहनें एक साथ झपट पड़ी। माँ ने अनेक कष्ट सहे थे, आर्थिक अभाव का सामना भी किया था। बाबूजी के निर्धन के बाद इन बचे खुचे जेवरों की कीमत अम्मा की नज़रों में बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बाबूजी के साथ आय का स्रोत भी समाप्त हो गया था। पेंशन के थोड़े पैसे और मकान के किराए से जिंदगी की गाड़ी खींची जा रही थी। माँ ने अपने गले से सोने की पतली सी चैन भी उतार कर उसी डिब्बे में बंद कर दिया था। मीतू पूछ बैठती, उन गहनों को पहनती क्यों नहीं अम्मा? तेरी शादी पर काम आवेंगे, तेरे हाथ पीले कर दूँ तो चैन की सांस लूँ। वे लंबी सांसें लेती। मीतू एक दिन अपने दोनों हथेलियों में हल्दी लेप कर माँ के सामने जा खड़ी हुई। देखो अम्मा, हो गए न मेरे हाथ पीले, अब तुम चिंता नहीं करोगी। मीतू के इस मासूमियत पर माँ हंसती हंसती दोहरी हो गई। मीतू ने अम्मा को ऐसे खिलखिलाते बाबूजी के मौत के बाद पहली बार देखा था, अतः वह भी हंस पड़ी। उसी जेवरों का ऐसा बंदरबाट मीतू को खल गया। छोटी भाभी ने झपट कर सोने के झुमके उठा लिए। अम्मा ने मुझे देने का वादा किया था,
बेचारी अम्मा मुझे देने के पहले ही संसार छोड़ गईं। और अभिनय में प्रवीण छोटी भाभी ने रोने का बड़ा ही सही नाटक किया। मीतू को हंसी आ गई। इस झुमके को तो माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे वास्ते पिछले साल ही बनवाया था। छोटी भाभी ने तो इसे देखा भी नहीं था। अम्मा के सोने का कंगन उठा मझली भाभी ने नहले पर दहला मारा। और इस कंगन को तो अम्मा ने मुझे ही दे दिया था। वह तो मैं ही मूर्ख थी जो कह दिया कि ऐसी क्या जल्दी है, बाद में ले लूँगी। अब किसने सपना देखा था अम्मा ऐसे धोखा दे जाएंगी। वे नाक सिकुड़ने लगी। इसी प्रकार 5 जर्दे से काले पड़े दांतों को निपोड़ते हुए अम्मा के गले का हार बड़ी भाभी ने अपने हिस्से में तथा अंगूठियां टॉप्स दोनों बहनों को मिला। चांदी के जेवरों को भी पांचों ने बड़ी इत्मीनान से आपस में बांट लिया। अब बारी आई कपड़ों की। अम्मा की चटक रेशमी साड़ियाँ जिसे अम्मा ने एक एक कर सयानी होती मीतू के लिए ही जुटाया था, पांचों बहू बेटियों में बट गया। आपस में चाहे पांचों में कितना भी मतभेद हो, पर इस मुद्दे पर भी एक मत हो गई। वाह रे स्वार्थ। बर्तन भाड़ों का बंटवारा अगले दिन पर टाल वे सोने चली। दूर गिरजे के घंटे ने 1 बजने की सूचना दी। मीतू भी धीरे से बिस्तर पर आंखें मूंद सोने का निष्फल प्रयास करने लगी। सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। दोनों बहनें धमधमाते छत पर आ गईं। बिना किसी हील हुज्जत के जेवर प्राप्ति पर दोनों हर्षा तीरे की सागर में डुबकी लगाने लगी। बड़ी दीदी ने ऐंठ कर कहा, चलो अच्छा हुआ, मुझे तो डर था, पता नहीं भाभियाँ हमें कुछ देंगी या नहीं। अरे देती कैसे नहीं, मुझे तुमने कमज़ोर समझ रखा है। अपने बाप का माल है, हमें भी तो कुछ निशानी चाहिए। ससुराल में रौब पड़ेगा रौब। मझली फुसफुसाई। मीतू शायद सो गई। देखे तीनों में से कौन सा भाई इसे अपने पास रखता है। हम तो ब्याही बेटियां हैं, हमारा वसी क्या है। मझली दीदी ने फिर एक तुक्का छोड़ा, हाँ यह हमारा दायित्व तो नहीं है, बेकार ससुराल में हंसी होगी। यह भाइयों का मामला है, मीतू का क्या करें। हाँ सो तो है। फिर दोनों बहनें सो गईं, एक दूसरे की ओर पीठ करके। मीतू का हृदय चित्कार उठा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। अतीत की यादों में खो गई मीतू। मीतू का जब जन्म हुआ था 3 भाइयों और 3 बहनों का विवाह हो चुका था। प्रौढ़ावस्था में माँ बनना अम्मा शर्म से गड़ गई थी। विधाता ने उनके आंचल में अति रूपवती मासूम बिटिया डाल दी थी। संभवतः यही कारण था कि दोनों बड़ी बहनें और तीनों भाइयों को मीतू से वह अपनापन कायम नहीं हो सका जो हम उम्र भाई बहनों में रहता है। मीतू के उम्र की तो उनकी संतानें थीं। मीतू के 5वें सालगिरह के कुछ दिनों बाद ही पिताजी चल बसे। माँ अपना वैधव्य भूल मीतू से लटपटाई रहती। बेटी दामाद बेटे बहू और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आते भी तो भावनात्मक रूप से जितना छोटी बहन से जुड़ना चाहिए था जुड़ नहीं पाते थे। मीतू भी कुछ सामी सामी रहती। बुढ़ापे की औलाद मीतू अपनी माँ की सहेली बन गई थी। आय के नाम पर अम्मा के पेंशन के थोड़े पैसे और 2 कमरों का किराया था, मगर उसी में माँ बेटी अत्यंत प्रसन्न रहती। अभाव में भी संतुष्ट मीतू एक प्रतिभाशाली स्नातक की छात्रा थी। एक दिन माँ बाथरूम में गिर पड़ी। पक्षाघात का जबरदस्त दौरा पड़ा था। मीतू ने बड़े भाई बहनों को सूचित किया। मीतू अपनी समझ भर दवा दारू सेवा करती रही। सभी आए, किंतु माँ के मरने के बाद पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार कर दिया। रोते रोते मीतू की आंसू सूख चली थी। जब किसी का हाथ सिर पर न हो, कोई चुप कराने वाला हो, तो आंसू भी निकलते हैं। माँ को मुखाग्नि देने का कार्य जो उनके बेटों का था, उसे मीतू ने किया। उसने कांपते हाथों से माँ को मुखाग्नि दी। शायद अपनी माँ को मुखाग्नि देने के लिए ही मीतू का जन्म हुआ था। किसी पड़ोसी ने लंबी सांस ली। वृद्धावस्था की औलाद। इन बातों से बेखबर मीतू, ईश्वर मेरी माँ की आत्मा को शांति प्रदान करना और मुझे इस संकट की घड़ी को बर्दाश्त करने की शक्ति देना प्रभु। मीतू विक्षिप्त सी घर लौटी। सूना घर भाए भाए कर रहा था। मीतू को कपकपी छूट गई। बिना माँ के वह कैसे रहेगी अकेली। ठीक उसी समय पड़ोस की मुँह बोली बुआ आ पहुँची। बाल विधवा निसंतान, मैं रहूँगी तुम्हारे साथ। मीतू को ढांढस बधाया। 13वीं के ठीक 3 दिन पहले मीतू के बड़े भाई बहन सब परिवार पधारे। कैसे क्या हुआ, मीतू पर क्या गुजरी, उसने किस प्रकार इस स्थिति का सामना किया, यह जानने की उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ की 13वीं निपटते ही वे असली मुद्दे पर आ गए। घर के चीज़ों को बंटवारे की। अभी तक अम्मा थी, उनकी छत्र छाया थी। एक अदृश्य डोर से सभी बंधे थे। उस डोर के टूटते ही सभी की असलियत सामने आ गई। उनके वापसी का समय नज़दीक आ रहा था। मीतू का दिल धक धक करने लगा।
पता नहीं कौन उसे अपने साथ रखेगा। जिसके पास भी रहेगी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, बड़े प्यार से रहेगी। कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उन्हें कष्ट पहुँचे। मगर यह क्या, पांचों भाई बहन अपने परिवार और माँ की संचित संपत्ति समेट चलने की तैयारी करने लगे। मीतू के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा है, बुआ पूछ बैठी। बड़े भैया ने सबकी ओर निगाह दौड़ाई, प्रतिक्रिया जानने के लिए फिर ठहरे हुए शब्दों से बोल पड़े। मीतू की यहाँ पढ़ाई चल रही है और तुम तो हो ही न बुआ, तुम्हारा भी कोई नहीं है। मीतू के साथ ही रहना, बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे। मकान का किराया हम समझते हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त होगा। मैं क्या कर पाऊंगी, जवान लड़की है, दुनिया क्या कहेगी। बुआ घबरा गईं। तुम लोग मीतू को अपने साथ ले जाओ, पढ़ाई तो वह कहीं भी कर लेगी। इसका शादी विवाह, लड़की की तमाम जिम्मेदारियां कौन लेगा भला, बुआ ने स्पष्ट किया। क्षण भर के लिए सबका चेहरा फक पड़ गया था। बुआ ने सच्ची बात कही थी। बड़े भैया ने गला साफ किया और फिर अपनी सफाई में बोले, हम शहर में कैसे रहते हैं हम ही जानते हैं। कहने को तो हम अफसर हैं, लेकिन हमारी स्थिति एक अर्दली से भी बदतर है। यहाँ मीतू आराम से रहेगी, परिस्थिति अनुकूल होते ही हम लोग इसे अपने पास ले जाने की सोचेंगे। सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इस विषम परिस्थिति में बड़े भैया ने अपने वाक्य चातुर्य से सबको उबार लिया था। किसी ने भी मीतू के धड़कते हृदय में झांकने का प्रयास नहीं किया था कि वह क्या चाहती है, वह अकेले कैसे रहेगी। इस पर सोचने का सवाल ही नहीं था। मीतू को चक्कर सा आ गया था। वह भी बुआ की तरह अनाथ है। कहने को 3 बड़े भाई हैं, उनका परिवार है, धनी घर में ब्याही 2 बड़ी बहनें हैं, परंतु उनके घर में मेरे लिए जगह नहीं है, या इनके दिल में। उसने अपने उमड़ते आंसुओं को जबरन रोक लिया। जब सगे होकर युवा बहन की मान मर्यादा का इन्हें परवाह नहीं, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं। माँ बाप की संपत्ति चाहिए, मगर उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए एक भी संतान तैयार नहीं है। फिर उनके लिए जज्बाती होने का क्या औचित्य है। वाह हरी कर्तव्य परायण औलाद, वाह हरी दुनिया। मीतू भरे हृदय सुनी आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रही। कमरे में माँ के फोटो के सामने इतने दिनों से संचित आंसू बह निकले। इस घोर नैराश्य की कालिमा को माँ के आशीर्वाद रूपी रोशनी ने क्षण भर में धो डाला। माँ का आशीर्वाद सदैव कवच के रूप में उसके साथ है। वह एक झटके से उठ खड़ी हुई, नल पर हाथ मुँह धोया। 2 रोटी पेट में डालना ज़रूरी है। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, ताकि अपने सगों से कह सकूं, देखो मैं हूँ अपने अम्मा की बेटी। बुआ आओ पहले खा लें। वह 2 थाली में भोजन ले आई। मीतू नए जीवन की संरचना में जुड़ गई जी जान से। अब वह छुई मुई मीतू नहीं, बल्कि परिस्थिति का सामना करने वाली बन चुकी थी। गांव घर की बुआ ने उसका हर कदम पर साथ देने का वचन दिया। जहां अपनों ने साथ छोड़ दिया था, वहां इस बुआ ने नीतू को अपना मानकर उसका हर कदम पर हौसला बढ़ाया और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।